मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन लेता था कि वो खेत में पूरे दिन काम करते हैं, मेरे को भी करना चाहिए। वो खेत में काम कर रहे हैं तो मेरे को अपने पढ़ाई के प्रति काम करना चाहिए। पूरी तरीके से खेती किसानी पर निर्भर रहने वाला परिवार, जिस परिवार में अब तक कोई सरकारी सेवा में नहीं गया हो, वहां का बेटा अगर 720 में से 700 नंबर लाकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज करवाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा अपना मन इतना पक्का कर लेता है कि बहन की शादी से ठीक एक दिन पहले रात को भी वो बैठ के क्लासेज इसलिए पढ़ पाता है क्योंकि दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2022 के रिजल्ट्स में गुरु कृपा के बेटों की बेटियों की धाक है। नीट यूजी 2022 का जो रिजल्ट आउट हुआ उसमें टॉप 100 में गुरु कृपा के 3 होनहार हैं और इन 3 में से मैं एक से आपको रूबरू करवा रहा हूं। मेरे साथ हॉट सीट पर हैं कृष्ण कुमार ने वो कर दिखाया है जो लोगों की समझ से कई बार बाहर हो जाता है और कई बार लोगों की सोच के दायरे से भी काफी बाहर होता है। कृष्ण एक साधारण परिवार से आते हैं, पूरी तरीके से खेती किसानी पर निर्भर रहने वाला परिवार, जिस परिवार में अब तक कोई सरकारी सेवा में नहीं गया हो, वहां का बेटा अगर 720 में से 700 नंबर लाकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी जीत दर्ज करवाता है, अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज करवाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कृष्ण 720 में से 700 अंक हासिल किए हैं। कैसे ये जर्नी रही, क्या क्या अनुभव कृष्ण के रहे, सारी बातें आप जानेंगे। बहुत ही देसी अंदाज और सीधे तरीके से बात करने वाले कृष्ण को जब आप सुनेंगे तो जरूर आप में एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा का संचार होगा। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ कृष्ण से। सबसे पहले तो कृष्ण कैसा महसूस कर रहे हैं आपको? परिवार में इससे पहले कोई सरकारी सेवा में कभी नहीं गया और आप एक बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं और उसके बाद आपकी जिंदगी डेफिनेटली बड़ी होने वाली है। बड़ी कामयाबी का क्या असर, कितना अच्छा महसूस हो रहा है? सर आज तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि पहले मैं सोचा करता था कि एक दिन अपने परिवार से भी अच्छा एक सिलेक्शन होगा डॉक्टर का, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा जहाँ तक आज पहुँचा हूँ। कि मेरे को ये उम्मीद तो नहीं थी भाई मेरा स्कोर इतना अच्छा आ जाएगा, लेकिन इतना अच्छा मेरा स्कोर आया है तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आज मेरे को। ये स्कोर 700 तक मैं यहाँ पे पहुँचा, इसके लिए कड़ी मेहनत भी की थी, अपने रेगुलर भी रहा था, हमेशा कंटिन्यू पढ़ना भी पड़ता है, मैं भी पढ़ता रहता था। अच्छा, एक बात मुझे कृष्ण मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप ही के इंस्टीट्यूट में आपके साथी हैं जिनके 701 नंबर इस परीक्षा में आए, 701 मार्क्स हैं और दिव्यांश की ऑल इंडिया रैंक है 46। आपका एक ही नंबर उनसे कम है और 50 रैंक करीब आप पीछे चले गए। आपको थोड़ा सा इस बात का गुरेज नहीं है? कभी आपको इस बात का मलाल नहीं रहा कि मेरी रैंक जो है वो एक नंबर के कारण इतना पीछे चली गई? हाँ सर, यही है बस, ज़्यादा तो मेरे को कोई वो नहीं हुआ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ तक तो पहुँचा। उस एक नंबर से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने 700 तक का सफ़र तो तय किया। उस एक नंबर से क्या मैंने 700 का जो स्कोर पाया है उसके लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ एक नंबर से ज़्यादा। तो आपकी बात से एक चीज मुझे प्रेरणा मिलती है। आपने क्या हासिल किया ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। आप आगे क्या हासिल कर सकते हैं ये सिर्फ संभावनाओं की बातें हैं जो समय के गर्भ में छिपा है। भविष्य में क्या होने वाला है इस बात का बहुत अंदाज नहीं लगाया जा सकता। ऑल इंडिया 93 रैंक, ऑल इंडिया 93वीं रैंक आपकी है। 700 नंबर आपने 720 में से हासिल किए हैं। इस देश के 100 होनहार लोगों में आप हैं जो नीट का एग्जाम फाइट करते हैं। लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। अच्छा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री कभी डराती नहीं थी? घर में खेती किसानी का माहौल है, कोई इस तरीके का स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नहीं है। और मैंने आपके बारे में एक बात ये भी सुनी कि आपकी जबकि अपनी सिस्टर की मैरिज थी, खुद की बहन की जब शादी थी, तब आप उस दिन क्लास ले रहे थे और उसके बाद में आपने शादी अटेंड करी। कितना सेक्रीफाइस जिंदगी में करना पड़ता है और कितना मन पक्का करना पड़ता है चीजों के लिए। हाँ सर, देखो मन तो सभी का होता है कि मैं भी शादी में जाऊँ, अटेंड करूँ, अपने घर में शादी चल रही है तो अपन भी उस खुशी का हिस्सा बने। लेकिन अपने को ये था भाई मेरे को डॉक्टर बनना है और इसके लिए इतना अपने को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैंने ये किया कि जिस दिन दीदी की शादी थी उस दिन भी रात को मैंने क्लास ली थी और दिन में शादी अटेंड की थी। उसके लिए यहाँ तक आने के लिए मेरे को ये लगता था कि अपने को इतना तो सेक्रीफाइस करना चाहिए। इसलिए मैं अपनी क्लास के साथ रेगुलर रहता था। उस वक्त हमारे ऑनलाइन लेक्चर चलते थे, उसमें ये भी था कि हम टीचर से कांटेक्ट में नहीं रहते थे, तो ये एक डर रहता था कि अगर मेरा यहाँ से छूट गया तो मैं बाद में कवर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अपने आप को रेगुलर बनाए रखा हमेशा। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का इससे बड़ा बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक बच्चा अपना मन इतना पक्का कर लेता है कि बहन की शादी से ठीक एक दिन पहले रात को भी वो बैठ के क्लासेज इसलिए पढ़ पाता है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में अगले दिन टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो कैसे उन चीज़ों को सॉल्व करेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कभी डराती नहीं थी?
हाँ सर, फिजिक्स केमिस्ट्री भी डराती थी। पहले फिजिक्स में काफी कम स्कोर आया था 11th में। एक दो टॉपिक तो ऐसे थे जो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आए थे एक बार जब ऑनलाइन हुए थे। फिर मैंने ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस की, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही ज्यादा आपका वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो मैंने क्या किया, 11th का खत्म होते ही ऑनलाइन, बाद में हमारी ऑफलाइन क्लासेस चली थी। लगभग 3 महीने में मैंने उसको कवर करने की कोशिश की, बार बार उसकी प्रैक्टिस की, जितना मैं कर सकता था उतना किया सर। तो आपने लगातार अपनी प्रैक्टिस जो बनाए रखी, प्रैक्टिस आप लगातार करते रहे। फिजिक्स को कैसे आप पढ़ते थे? क्लासरूम में फोकस्ड होकर आपने पहले पढ़ाई करी, उसके बाद में जो डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरीके से आप फिजिक्स को पढ़ते थे जिससे आप ज़्यादा अच्छा कर पाए और डर कभी भी अपने अंदर नहीं आने दिया? सर मैं ये करता था कि फिजिक्स में जो टीचर जब अपने को पढ़ा रहा होता है तो मैं ये करता कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको क्लास में ही समझ के चलूं, ताकि जब घर पे जाऊं तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आए और मैं क्वेश्चन सोल्व करने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकूं। इसके लिए मैं ये करता था कि यहाँ पे समझ के चला जाता था, बाद में घर पे जाके जो मॉड्यूल में अपने क्वेश्चन दिए हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता था। इससे मेरा टाइम भी सेव हो जाता था और वो क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी हो जाते थे। कृष्ण ने बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बताई है कि क्लासरूम में जब भी आप पढ़ते हैं, क्लासरूम में जब भी आप बैठे होते हैं तो फोकस्ड होके पढ़ें। मतलब आप अपना ज्यादातर काम क्लासरूम में ही करके लाएं। और मैं जहां तक समझता हूँ बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में तो ये पूरी तरीके से लागू होता है कि आप क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं, करीब करीब काम वहां से अपना कर सकते हैं। तो कृष्ण ने क्लासरूम में पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करी, टीचर्स ने जो बताया उसको पूरी तरीके से अपने अंदर उतारा, और उसके बाद घर आकर जो जितनी एक्सरसाइज कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते थे, वो उतने सारे किए। क्योंकि 11th क्लास में जब आप थे तब भी कोविड का दौर था, 12th में भी कोविड का दौर था। तो 11th और 12th के कोविड के टफ टाइम में, जिसमें गांव से जैसे लोग जो होते हैं, सामान्यतः हम गांव के लोग हैं, तो जो ग्रामीण एरिया से या रूरल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, इंटीरियर से लोग, उनमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस, जागरूकता कुछ चीजों को लेकर नहीं होती। तो क्या ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ बन जाती है कि हमारा डर कम होता है, या फिर क्या ये दिक्कत पैदा करती है कि हमें कभी कभी ये लगता है कि नहीं, हम और लोगों के प्रति कम सजग हैं? कभी कोई उपेक्षा का भाव आपके दिल में कभी आया? आपको कभी लगा कि मैं रूरल हूँ, गांव से हूँ, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा? हाँ सर, पहले कभी-कभी ऐसा लगता था मेरे को कि मैं नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं सोचता था कि अपने पेरेंट्स मेरे साथ इतने जी-जान से लगे हुए हैं, तो मेरे को भी इनके लिए अपनी तरफ से तो बेस्ट देना ही चाहिए। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन लेता था कि वो खेत में पूरे दिन काम करते हैं, मेरे को भी करना चाहिए। वो खेत में काम कर रहे हैं, तो मेरे को अपने पढ़ाई के प्रति काम करना चाहिए। तो पूरे दिन जैसे वो लगे रहते थे, मैं भी अपनी स्टडीज़ के प्रति लगा रहता था, और घर पे रहता था, उस वक़्त ऑनलाइन चल रहा था, तो अपनी स्टडीज़ पे कंटिन्यू करता था। इससे ज्यादा संजीदा बात कोई नहीं हो सकती। एक बच्चा ये सोचता है कि माता पिता खेती में, किसानी में सारे दिन खेत में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और उसके लिए वो सारे संसाधन जुटा रहे हैं, तो उस बच्चे को क्यों नहीं अपने क्लासरूम्स में मेहनत करनी चाहिए? क्यों नहीं अपने क्लासरूम्स के साथ साथ हॉस्टल में और जहां भी वो रहता है अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से करनी चाहिए? देखिए, मेहनत अगर करी गई तो उसकी उसका परिणाम आया, सफलता हासिल हुई। 93 रैंक, ऑल इंडिया रैंक कृष्ण कुमार जो है वो हासिल कर चुके हैं। कृष्ण, 2023 के बच्चे जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन आप हैं। 700 नंबर आपने हासिल किए। बहुत बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कई साल लगने के बाद ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो 700 मार्क्स आपने लिए, इनमें संस्थान की जो स्ट्रेटेजी थी, इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से आपको माहौल दिया, संस्थान का और अपने टीचर्स का कितना बड़ा रोल मानते हैं? आपको क्या लगता है कि संस्थान ने क्या स्पेशल किया ऐसा जिससे आप ऐसा कर पाए? सर हमें यहाँ पे अपने स्टडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला, क्योंकि हम अपने टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे। लगभग जो भी टीचर्स हमें पढ़ाते थे उनसे हम मिलते-जुलते रहते थे। क्लास के बाहर से हमारे डाउट काउंटर्स चलते थे, जहाँ पे हम टीचर्स से कनेक्ट रहते थे। रेगुलर टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता था। कोई भी हमें छोटी से छोटी भी दिक्कत आती थी तो हम अपने टीचर्स को बता देते थे, और जैसे ही हम बताते अगले दिन ही वो दिक्कत सॉल्व हो जाती थी, जिसके कारण हमें इतनी दिक्कत आती नहीं थी, क्योंकि सॉल्व हो जाती थी यहाँ पे। इसके अलावा टीचर से आप जितने कॉन्टैक्ट में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है, जिससे आपके कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा। क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेस आएगा तो आप अपनी प्रॉब्लम, जैसे अपन दुख को बांट लेते हैं तो अपना दुख कम हो जाता है, कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता उसके बाद। सही बात है। आप परेशानी अगर साझा करते हैं, किसी के साथ बांट लेते हैं, और आपको जो स्टडीज में प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने टीचर्स के साथ आप शेयर करते हैं, और विशेष तौर पर एग्जाम के दिनों में अगर किसी तरीके का कोई दबाव होता है तो उससे भी आप ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा आपको गाइड करते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मैं इस बात को भली भांति समझ सकता हूँ। और कृष्ण जैसे बच्चों की एक खूबी है ये, इस प्रकार की मानसिकता ये लोग रखते हैं, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। सकारात्मकता का कोई दूसरा पर्याय जीवन में कभी नहीं मिल सकता। कृष्ण, 2023 के बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आपको क्या लगता है कि उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए?
उनको देखो, रेगुलरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलरिटी जितनी बना के रख सकते हो उतनी रेगुलरिटी बना के चलो, क्योंकि ये अब आजकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चेक ये किया जाता है कि आप कितने रेगुलर रह के चलते हो, क्योंकि सिलेबस थोड़ा वाइड होता है, क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन तभी आप टाइम कम होता है, तो इसलिए आप जितनी बार प्रैक्टिस करके जाओगे यहाँ से उतना जल्दी वहां कर पाओगे, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा इश्यू है इस बार। तो आपने प्रैक्टिस की, बहुत सारे प्रैक्टिस के तौर पर बहुत सारे पेपर्स आपने दिए होंगे 12th के दौरान, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पेपर्स आपने सोल्व किए। कितने पेपर करीब आपने पूरे एक साल में दिए और किए? हाँ सर, मैं अपने बताना चाहूँ तो मैंने केवल 12th क्लास में 151 टेस्ट अपनी कोचिंग के थ्रू दे दिए थे। मैं ये करता था कि जिस भी बैच में कहीं भी मेरे को ये पता चल जाता था कि आज अपने उस बैच का टेस्ट है, या 12th का है, 11th का है, कोई फ्रेशर का है, कोई रिपीटर का है, कोई भी टेस्ट मेरे को पता चल जाता था, जस्ट मेरे को बिना कोई सिलेबस के बारे में जाने मैं टेस्ट देने चला जाता था कि जो भी टेस्ट है अपने को टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट आप जितने ज़्यादा दोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा होगी। मैं ये सोचता था कि मेरा स्कोर चाहे इस टेस्ट में कितना है, कि कोई ना कोई मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जो मेरे को अब नहीं आ रहा, लेकिन वो डायरेक्ट अगर नीट में आ जाए तो मैं इसका एनालिसिस करके चलूंगा, ताकि मेरे वहाँ वो क्वेश्चन गलत ना हो। इसके अलावा टेस्ट देने से इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उस टेस्ट का एनालिसिस करो, क्योंकि टेस्ट देने से आपको कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन अब आप जब एनालिसिस करने जाओगे तभी आपको आपकी एक्चुअल गलती पता चलेगी कि मैंने क्या अच्छे से नहीं पढ़ा कि मेरी ये गलती रह गई, क्योंकि जो क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं वो अपने पढ़ाए हुए जो मैटर होता है उसी से आते हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए आप एनालिसिस करके चलो। आपको एनालिसिस करना ऐसे चाहिए कि मैं जैसे एनालिसिस करता था वो बताऊं, तो मैं ये करता था कि मेरा कोई भी क्वेश्चन मान लो गलत हो जाता है टेस्ट के पेपर में, या कोई क्वेश्चन मेरे को आ रहा नहीं होता था, या कोई अपने अपने साथ ये भी हो जाता है कि मानो कोई 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से अपने 2 ऑप्शन कट जाए और 2 ऑप्शन रह जाए, तो उनके साथ अपन ये सोच लेते हैं कि इनमें इन दोनों में से एक है, एक को टिक कर देता हूँ, तो उस वक्त तो अब अपन घर जाके मिलाते हैं, उस वक्त तो बड़ा अच्छा फील होता है कि मेरा ये क्वेश्चन तुक्के से सही हो गया, लेकिन क्या पता अगली बार वही क्वेश्चन आ जाए। हाँ, सही कैसे हुआ, तुक्का सही कैसे लगा, इस बात का एनालिसिस करना चाहिए। हाँ। और ये आपने किया। हाँ सर, मैं ये करता था कि जो भी ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते थे कि जो गलत हो गया, जो मेरे को नहीं आ रहा, या कोई क्वेश्चन तुक्के से सही हो गया, उसको मैं एक अलग नोटबुक बना के चलता था जिसमें लिख लेता था सारे क्वेश्चन शॉर्ट में। पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट में लिख लेता था ताकि मैं उनका बार बार रिविजन करता रहूं। तो बार बार रिवीजन कितना फायदा देता है। कृष्ण बड़े निर्भीक और निडर होकर बोल रहे हैं कि जिस किसी भी बैच का पेपर होता था, टेस्ट पेपर जहां भी मिलता था, जहां भी लगता था कि कोई पेपर मिल जाएगा, वहीं जाके आप टेस्ट देने बैठ जाते थे। हाँ सर। कभी भी किसी तरीके का कोई हेजिटेशन, कोई संकोच आपको कभी नहीं हुई। और देखिए, जो लोग संकोच नहीं करते वो ही आगे बढ़ते हैं। तो कृष्ण, आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई स्पेशल मोटिवेशनल कोट या कोई इस तरीके की बात जो 700 नंबर लाने वाला एक होनहार बच्चा उन बच्चों को कहना चाहे, वो भी ये सपना पाले हुए बैठे कि उनके भी 700 नंबर आए और उससे भी ज्यादा अच्छा स्कोर वो करें? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप मोटिवेटेड रहो। इस तैयारी के थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है जिसमें आप स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बार उनके स्ट्रेस आ जाता है, तो आप क्या किया करो कि अपने पेरेंट्स से शेयर कर लिया करो अपना दुख, कोई स्ट्रेस आता हो तो। मैं भी ये करता था, मैं डेली अपने पेरेंट्स से शाम को एक बार बात करता ही था, ज्यादा देर बात नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, अपनी स्टडीज को ज्यादा टाइम देना होता था, इसलिए रात को शाम को एक बार तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर ही लेता था, जिससे मेरे को कभी स्ट्रेस नहीं आता था। और कभी ज्यादा हो जाता था तो मैं बोल देता था कि मम्मी एक बार मेरे से मिलने आ जाओ आप, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। बिल्कुल, आपके इमोशंस और आपका ये जुड़ाव और उनकी दुआएं हमेशा हमेशा आपको मिलती रहें। ईश्वर आपको हमेशा आगे बढ़ाता रहे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने गुरु कृपा परिवार का नाम रोशन किया है। भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर 93 रैंक लेकर आपने अपना स्थान बनाया है। पूरे सीकर को आपने एक बार फिर से जो है वो गौरवान्वित किया है। मैं कृष्ण आपके माध्यम से सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, अगर आपको सफलता पानी है और अपने लक्ष्य के प्रति आप सजग हैं, तो किसी प्रकार की कोई बाधा और कोई बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। आप कहीं से भी आए हों और आप किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेयर से उठ के आए हों, जिस दिन आप सोच लेंगे कि हमें कर गुजरना है, उस दिन निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तो हम कृष्ण की बहुत बड़ी जिंदगी, कामयाब जिंदगी, उन्नति और समृद्धि की शुभकामनाएं कृष्ण को प्रेषित करते हैं और गुरु कृपा की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से इस लाडले बेटे को ये शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले वक्त में भी आप इसी आत्मविश्वास के साथ और इसी मनोभाव के साथ चीज़ों को अच्छा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण, बहुत बहुत आभार।